मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। जहां पर जैसे सैलून वगैरह में बाल कटाने जाते होगे तो वहां जो इमेजेस बनता होगा, बहुत सारा इमेज बनता है, एक ही तुम्हारा ही बहुत सारा, उस मिरर में भी इस मिरर में भी बहुत सारा इमेज बनता है। तो जहां तुम्हारा बहुत सारा इमेजेस बनता है सिंगल ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बनता है, उसी को हम लोग, बाकी लोग का क्लियर, ठीक है चलो। तो जहां एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेजेस बने तो समझ जाना वहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आता है। और उस कंसेप्ट में क्या करना है समझना ध्यान से। जैसे कि ये अगर मिरर M1 है और ये मिरर M2, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं पर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका लाइट सब डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ठीक है। और समझ जाना जब भी रिफ्लेक्शन होगा क्या इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, और रिफ्लेक्टेड रे बना इसका मतलब पक्का इमेज बनेगा। तो समझो बात को कि इसका रे यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये पूरा पैरेलल है तो कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा, इनफाइनाइट। तो जितना बार रिफ्लेक्ट होगा तो समझ जाना कि उतना इमेज बनेगा। अब इमेज कहां कहां बनेगा उसके लिए अब कंसेप्ट समझना। जैसे मान के चलो कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है d, ठीक है। इन पहला केस ले रहे हैं पैरेलल प्लेन मिरर, ठीक है। तो अगर ये x है ये d है, तो जो पहला इमेज बनेगा इस m1 के कारण, क्या इसका इमेज यही बनेगा x डिस्टेंस पर। सेम डिस्टेंस के पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। अब समझना ध्यान से कि इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट इधर जब जाएगा तो फिर ये जो इमेज है, इमेज 1, इस मिरर के लिए उसको लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है कि यहां से I1 से आ रहा है, क्या लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट मारा इस टाइप से, ठीक है। तो यहां से देखने वाला आदमी क्या लगेगा, लाइट यहां से आ रहा है कि वहां पीछे से आ रहा है, कहीं यहां से आ रहा होगा। कहां से आ रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा कि इमेज से आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा। इस आदमी को क्या लगेगा, कहां से आ रहा है लाइट, इमेज से आ रहा है ना, वो तो वही देखेगा इमेज से आ रहा। तो उसी तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा पहला मिरर के कारण, फिर दूसरा मिरर के कारण जो ये इमेज होगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बताओ इस मिरर के लिए ये जो इमेज है कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, बोल सकते हैं d प्लस है। तो इसका जो सेकंड इमेज बनेगा क्या फिर यहां से लेकर d प्लस एक्स बनेगा, यहां पर I2, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो, फिर जब इधर से रिफ्लेक्शन होगा क्या ये फिर से इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा, 2d प्लस एक्स ही होगा। देख लो ये d और ये d प्लस एक्स, 2d प्लस एक्स। तो ये जो नेक्स्ट इमेज बनेगा I3 वो भी इस मिरर से 2d प्लस एक्स होगा। अब सिमिलरली बताते जाओ, जो I4 बनेगा इस साइड वो कहां पर कितने डिस्टेंस पर बनेगा बताओ अच्छे से, कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये I3 जो बना वो फिर से M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 3d प्लस एक्स। तो यहां से जो फोर्थ इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 3d प्लस एक्स। तो क्या यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, देखो तो x के बाद d प्लस एक्स, 2d प्लस एक्स, फिर 3d प्लस एक्स, फिर 4d प्लस एक्स, ऐसा चलता जाएगा। इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट इमेजेस बनता जाएगा। तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा पैरेलल मिरर में, तुमसे सिंपल पूछा जाएगा, ए फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज टेकन फ्रॉम M1, जो nth इमेज होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा बताओ तो जरा, nth इमेज का
एन डी प्लस एक्स नहीं, एन माइनस वन डी प्लस एक्स। देखो तो पहला इमेज कितना है, सिर्फ एक्स पर ही है ना। देखो आप पुट करो, वन का वैल्यू एक्स आ रहा है। देखो तो याद रखना कि जो हाँ कि जो nth इमेज होगा वो होगा n माइनस वन डी प्लस एक्स। इसको उतारो बढ़िया से बस कर। देखो आगे ऐसा नहीं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन भरा पड़ा है पूरे ऑप्टिक्स में। तो याद रखना जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बात होगा, जहां दो मिरर आया या कुछ भी आएगा, अगर एक मिरर के कारण इमेज जो बन रहा है वो दूसरे मिरर के कारण हमेशा ऑब्जेक्ट का बात होगा, जहां भी मल्टीपल का बात होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बात। इसको उतारो सबसे पहले। बोलो। कैसे जी? डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहा है ना, तो डिस्टेंस ये तो पूरा डी है ना, और ये एक्स है, तो टोटल कितना होगा डी प्लस एक्स, तो उधर डी प्लस एक्स। चलो उतार लिए सब कोई। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, प्लेन मिरर वाला। उतार लिए सब कोई, मिटा दें। चलो चलो देखो, हाँ अब प्लेन मिरर में जितना चीज पढ़ना था वो हम लोग पढ़ ली, ठीक है। अब जब लोग कर्व मिरर पढ़ेंगे तो कर्व में ऐसा नहीं कि कोई भी कर्व पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ कर्व में स्फेरिकल मिरर ही पढ़ेंगे, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में दो टाइप का हम लोग मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है कनकेव मिरर, और इसको बोला जाता है कन्वेक्स मिरर, है ना। अब देखो यहाँ जो कर्व मिरर में कुछ कुछ टर्म्स का बात होता है, कुछ कुछ चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर इसको पहले इससे इससे पहले हम एक इसमें क्वेश्चन ही पूछ देते हैं सबसे पहले, कि अगर एक लाइट रे, ये सेंटर है इसका, ठीक है, अगर ये इस टाइप का दिया वही इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो बताना इसका रे डायग्राम किधर रिफ्लेक्ट मारेगा, बढ़िया से कॉपी में बनाना इसका रे डायग्राम, किधर रिफ्लेक्ट होगा किधर जाएगा, बनाओ तो बढ़िया से।
इसका रे डायग्राम बनाओ, किधर रे जाएगा, किधर रिफ्लेक्ट मारेगा, बढ़िया से कॉपी में। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा यहां पर, क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है। तो ये रहा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमको पहले, सबसे पहले एक नॉर्मल बनाना होता है। तो नॉर्मल कैसे बनेगा, तो इसका पहले टेंजेंट बनाना होगा। कर्व लाइन पे तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बना दिए। अब एक सर्कल का टेंजेंट का नॉर्मल क्या उसके रेडियस से ही पार होगा, हाँ या ना, ये बताओ। एक सर्कल का टेंजेंट का नॉर्मल हमेशा रेडियस से ही पार होगा। अब हमको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा नॉर्मल से, ये जो एंगल होगा यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और क्या यही एंगल 30 डिग्री है, देखो तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। और हमको पता है लॉ क्या हो, कि जितने एंगल से आता है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट मारेगा। तो ये भी एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल सा चीज था। यहाँ कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि अलग से यहाँ कर्व मिरर का कंसेप्ट पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये क्वेश्चन इसलिए करवाएं कि जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है, वहां भी कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ कर्व मिरर के लिए अलग से कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बोले ना कि फॉर्मूला रटना नहीं है, बस खाली अप्लाई करना लॉज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब इस कर्व मिरर में कुछ कुछ टर्म्स का बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो मेरे को ये बताओ, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा कर्व मिरर का, डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये बताओ कैसे डिफाइन करोगे प्रिंसिपल एक्सिस को। कोई भी बताओ, ट्राई करो कोई भी। बोलो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई करे उसी को प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा सबके दिमाग में अभी भी बैठा होगा कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक मिरर, एक लाइन ऐसा होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो इसको डिफाइन करोगे कैसे, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे डिफाइन करोगे। ये रे होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस रे है। और कोई ट्राई करो, हम देखना चाहते हैं कितने लोग बोल बता पाते हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले ये बताना है कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअल में कोई लाइन होता है या इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। वो दिखता नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। और वो एक्सिस, सबसे पहला पॉइंट, ये अगर कर्व्ड है तो इसका एक सर्कल, इसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बताने का जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा कि उस कर्व का जो सेंटर बनेगा, कर्वेचर का जो सेंटर बनेगा, सर्कल का जो सेंटर बनेगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो पहला चीज, प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पहला पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा कहां से पार करेगा, बताओ। अच्छा, क्या इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, इस लाइन को, सेकंड वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसको हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। अगर तुमसे पूछे कि एक्स एक्सिस किधर लेना है, क्या बोलोगे, किधर लेते हैं एक्स एक्सिस, राइट। क्या हमेशा पक्के में राइट ही लेते हैं कि एक्स एक्सिस मेरे पे डिपेंड करता है कि हमको किधर लेना है, हम पे डिपेंड करता है,
ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि एक्स एक्सिस हमेशा राइट साइड होता है, वो मेरे पे डिपेंड करता है, यानी वो रेफरेंस है। एक्सिस क्या होता है, रेफरेंस होता है कि हमको किधर लेना है, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होता है, ये रूल है। उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो एक रेफरेंस लाइन है, वो मेरे पे डिपेंड करेगा कि हम प्रिंसिपल एक्सिस कैसा लेंगे। जैसे कि जब मिरर ऐसा होता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन अगर कोई बोले कि बस मिरर इतना ही है, तो फिर कैसे बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा बनाता है कि ऐसा बनाता है, प्रिंसिपल एक्सिस चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल एक्सिस सेट करेंगे, हमको जिधर मन होगा वैसे सेट करेंगे। यानी कि हम सिंपल बोलेंगे, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड कटिंग द मिरर एट एनी पॉइंट, कहीं भी कट करे मिरर को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि तुम एक्स एक्सिस किधर भी मानो, जिधर माने उधर मानो, लेकिन उसका लॉ क्या होता है कि एक्स वाई जेड 90 डिग्री होता है। उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस लाइन किधर भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बस जो पार होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होगा। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस, तुमको जिधर मानना है मानो। अब एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। अब पोल कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करेगा किसको, मिरर को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। यानी कि एक मिरर का क्या जरूरी है कि एक ही पोल हो, या डिपेंड करेगा कि हम प्रिंसिपल एक्सिस किधर लिए, क्या बोलोगे आंसर, डिपेंड करेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिरर का एक ही पोल हो, वो डिपेंड मेरे पे करेगा कि हम मेरे अकॉर्डिंग पोल किधर है। प्रिंसिपल एक्सिस में मेरे पे डिपेंड करेगा कि हम प्रिंसिपल एक्सिस किधर लिए, ठीक है। और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो तुम्हारा डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सब टर्म्स हम पहले ही बता दिए कि आगे बाद में कंफ्यूजन ना हो। हम प्रिंसिपल एक्सिस किधर भी लेंगे वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो एक्सिस होगा वो कहां से पार करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये समझ में आया, इसको उतार लो सबसे पहले। चलो उतार ली सब कोई, ठीक है। ये सब बस टर्म्स हम बताएं कि आगे कहीं दिक्कत ना हो बस, ठीक है। अब कुछ रे का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें, कि ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ अलग से पढ़ना पड़ेगा हर रे के बारे में, हम लोग सब तरह चीज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये रहा सेंटर सी। मान के चलो कोई रे आके ऐसे गिर गया यहाँ पर और बोला कि इसका बनाओ रे डायग्राम, तो हमको पता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमको नॉर्मल बनाना है, तो अब बार बार टेंजेंट नहीं बनाएंगे। हमको पता है कि टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार होगा कि नहीं पार होगा, ये बताओ। हर बार जहां भी गिरे उसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार होगा, और यही एंगल आई है थीटा, तो क्या बोल सकते हैं कि ये सेम थीटा से पार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जनरल हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कोई भी रे, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पार होगा। ये अगर थीटा है तो सेम थीटा से पार होगा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इस पॉइंट को फोकस तभी बोलेंगे इफ ये जो रे है इसको बोलते हैं पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे का मतलब, किसका माइक कहां ऑफ कर ले, पैरेक्सियल रे का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब ये, हम लोग खाली अभी तक ये पढ़े थे कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कट करने के बाद इसको कट करे प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको फोकस बोलते हैं। लेकिन एक पॉइंट वहां जोड़ देना कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, वेरी लेस, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। यानी कि जो रे पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होता है उसको हम लोग पैरेक्सियल रे बोलते हैं। रे क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज पैरेक्सियल रे। और ये फोकस, तभी इसको फोकस बोलेंगे जब ये रे जो होगा वो बहुत पास होगा। ये याद रखना, लिख लो, नोट में लिख लो इस पॉइंट को। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं कि बहुत दूर में होगा ना तो फोकस पे नहीं, वो फोकस से हल्का सा डेविएट कर जाएगा, इधर से पार हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको फोकस तभी बोलते हैं जब वो रे पैरेक्सियल हो। और हम लोग को पढ़ाई सिर्फ इसी के बारे में करना है, पैरेक्सियल रेस के बारे में, इसलिए कहीं मेंशन ही नहीं होता। लेकिन हर चीज में मेंशन करना होगा कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो पैरेक्सियल रे ही है, इसलिए दूर बनाओ पास बनाओ वो मैटर नहीं करता। यानी ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वो रे बहुत पास है, बहुत पास जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? तो ऐसे मत बोलना एनी पैरेलल रे, ऐसे बोलना एनी पैरेलल रे विच इज क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसी को फोकस बोलते हैं। यानी कि ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है फोकस में। डिस्टेंस शुड बी वेरी लेस। ठीक है, लिखो, if a ray parallel to principal axis, if a ray parallel to principal axis after reflection, after reflection, after reflection crosses the principal axis, after reflection crosses the principal axis, the point is known as focus, the point is known as focus। और नोट में खाली लिख लेना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, वो डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, डिस्टेंस शुड बी वेरी लेस। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर एक रे पैरेलल गया और फोकस से पार कर गया, तो क्या उल्टा बोल सकते हैं कि अगर एक रे फोकस से जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा? यानी उल्टा पॉसिबल है या नहीं है? ये हमेशा याद रखना, हमेशा उल्टा पॉसिबल होता है। इधर रे अगर इधर चला जाएगा तो इधर से रे भेजेंगे तो इधर चला जाएगा, उल्टा हमेशा पॉसिबल है। ये बहुत जगह हम लोग इसको काम में लेंगे, उल्टा वाला हमेशा पॉसिबल है। ठीक है, देखो और हम कुछ कुछ रे बनाते हैं यहां पर। ठीक है, अगर एक रे सीधा पोल पर स्ट्राइक करे तो क्या होगा? बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल का काम कर जाएगा, हाँ या ना? तो वो सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। याद क्या रखना है, उसको समझ लेना है बस, तो वहां रटने वाला कोई चीज है ही नहीं। अब एक और चीज, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो गया क्या होगा? क्या लाइट रिट्रेस कर गया? क्यों करेगा? क्योंकि बोल सकते हैं कि नॉर्मल भी इसी लाइन में होगा। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल भी इसी से पार होगा। तो अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंस किया एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा तो सीधा रिट्रेस कर जाएगा। इतना चीज दिमाग में रखना है बस। ठीक है,
चलो इतना चीज समझ में आया, आगे बढ़े हम फिर। कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये मिरर है, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा, क्यों? क्योंकि इससे रे निकलेगा, इंसिडेंस रे निकलेगा और यहां से रिफ्लेक्शन होना तय बात है। और जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा यानी इमेज बनेगा। ट्राई करना एक बार इसका इमेज बनाने का रे डायग्राम के थ्रू। चलो, अब आधे लोग ये मत कर लेना कि यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट बना लेना है। हम इसका इस ऑब्जेक्ट का नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। इसका जैसे प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाए थे ना, इमेज पॉइंट बनेगा, तो इसका इमेज कैसा बनेगा ये बताओ, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। चलो ट्राई करो सब कोई। इसका अच्छे से थोड़ा बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। चलो जिसका बन गया हमको बताना। किसी का आया बना? देखो, इमेज कैसे बनाना है तो हम बोले थे कि ऑब्जेक्ट, अच्छा, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए और 2 रिफ्लेक्टेड के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, एक इंसिडेंट रे इधर निकाल देते हैं कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या नॉर्मल यही वाला होगा? देखो तो, हाँ या ना, ये बताओ। यही होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो क्या सेम एंगल से इधर रिफ्लेक्ट मारेगा? देखो तो, समझ में आया ये वाला रे कैसे गया? क्या जी, ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे इधर गया, तो रिफ्लेक्ट मार के इधर आएगा या नहीं आएगा? देखो तो, आवाज आ रहा है सबको बढ़िया से? अब देखो दूसरा रे थोड़ा समझदारी से लो। अगर दूसरा रे हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही लिए, ये वाला, तो बताओ तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा, रिट्रेस करेगा। अब समझना, ये जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है, क्या मीट किया? यहां पर मीट किया, तो यहां इमेज बन गया। मेरा काम वही था। अब ये जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, क्या बोलोगे? क्योंकि एक्चुअल में मीट किया। और पढ़े भी होगे तुम लोग क्लास 10th में कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, क्या इमेज बियॉन्ड सी बनता है, हाँ या ना? ठीक है, और रियल बनता है। तो यहां साफ साफ पता भी चल गया कि रियल बन रहा है, ठीक है। अब समझना, हाँ, उल्टा हमेशा पॉसिबल है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोले, समझना ध्यान से बस, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते तो क्या लाइट रे इधर से जाता और इधर पे आता, हाँ या ना? बस देखते जाना खाली, ठीक है। और एक लाइट रे इधर से जाता तो वापस इधर आता, तो क्या अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका लाइट रे क्या यहां पर मीट करता या नहीं करता, ये बताओ।
करता तो क्या यहाँ इमेज बनता? यानी उल्टा हमेशा पॉसिबल है। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहां बनेगा? सी एफ में। तो यही फायदा है, हमेशा याद रखना उल्टा हमेशा पॉसिबल है। इधर से रे अगर जा रहा है तो उधर उल्टा से रे आएगा तो वहीं पर मीट करेगा। तो यानी कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर तुम्हारा C और F के बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज तुम्हारा कहां बनता है? बियॉन्ड C। ठीक है। दूसरा चीज, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रहेगा तो इमेज कहां बनता है? C और F के बीच में। ठीक है। अच्छा, दोनों केस में रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? दोनों केस में रियल। ठीक है। तो याद रखने का कोई ये नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो बना के देख लेना, और हर इस केस में रियल निकल रहा है। इसको उतारो, एक चांस और देंगे तुम लोग को। इसको उतारो पहले। ठीक है, यहां लिख लेना बिटवीन C एंड F। ठीक है, उतार लिए इसको। चलो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो बताना इसका कैसे बनेगा। इसका इमेज बनाओ फटाफट। चलो, इंफिनिटी में अच्छे से देखो। चलो बनाओ, 1 मिनट समय देते हैं, बनाओ, ट्राई करो थोड़ा। देखो, एक रे निकाल दो, ये रहा, ये रहा नॉर्मल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो, अब एक रे अगर इधर जाएगा तो दूसरा रे इधर जाएगा, क्या ये दोनों रे कहीं मीट करेगा? क्या लग रहा है? नहीं करेगा। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे कहीं पीछे मीट कर रहा। तो ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। ठीक है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे तो क्या इमेज यहां बनेगा? नहीं बनेगा। अब ये मत समझना कि उल्टा हमेशा पॉसिबल है तो अंधों जैसा लगा देना। ऑब्जेक्ट यहां रखेगा तो रिफ्लेक्ट होगा उस साइड से, पॉली साइड से रिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां नहीं, जहां उल्टा इधर देखना। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के भी। तो याद रखना कि अगर पोल बिटवीन पोल एंड फोकस अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा? क्या बोल सकते हैं इस इधर को? क्या बोल सकते हैं? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलो इसको उतारो फटाफट। ठीक है,
हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इसलिए करवा रहे हैं ना क्योंकि 10th में तुम लोग सिर्फ पढ़े ऊपर वाला, ऐसे एक लाइन बना देते थे और वहां से ऐसे ऐसे बनाते थे, वो एक्चुअल में मतलब वहां एक्चुअली समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, पर यहाँ अब तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा क्यों रियल है, क्यों वर्चुअल है, सब कुछ अच्छे से। ठीक है, इसको मिटा रहा। ठीक है, अच्छा आप मेरे को बताओ 2 पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो इमेज कहां बनेगा? तो इसको जस्टिफाई फोकस पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट निकले मिरर के तरफ, इसको यहां पर हम बनाते हैं, सिंपल सा चीज है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है तो इससे किधर भी लाइट निकलेगा, क्या लाइट हमेशा रिट्रेस मार के यहीं पर आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा, तो इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगा, सबसे सिंपल सा तरीका। दूसरा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। और इसको कैसे आंसर दे सकते हैं, समझना ध्यान से, एकदम लॉजिकल आंसर। फोकस से कोई भी लाइट रे निकलेगा, क्या वो लाइट रे हमेशा पैरेलल हो जाएगा? तो कहीं मीट करेगा, ये मीट करेगा, कहां मीट करेगा? करेगा ना मीट, हम लोग पढ़े हैं कि टू पैरेलल जो रे होता है वो कहां मीट करता है? इन्फिनिटी में। तो इमेज कहां बन गया? इन्फिनिटी में। ठीक है, तो कोई रीजन पूछे, लॉजिक पूछे, तो ये लॉजिक देना है कि क्यों इमेज वहीं बना, क्यों इमेज इन्फिनिटी में जा रहा है, ये सब लॉजिक से दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो भी चीज पढ़े ना, ये कौन से मिरर के लिए था? कनकेव मिरर के लिए। ठीक, हाँ। अब ये मत समझ लेना कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों सेम होता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, चलो कन्वेक्स मिरर का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी तुम लोग घर में अपना प्रैक्टिस करना, सब कोई। हम एक सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे कन्वेक्स का, बाकी वही चीज है हर जगह। तो कन्वेक्स का अगर हम बनाए तो मेरे को ये बताओ, अगर कन्वेक्स ये है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका जो फोकस होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस किधर लाई करेगा? अगर उल्टा बना दीजिए, 1 मिनट, तो इसका फोकस किधर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बताओ किधर होगा फोकस? इतना सोचना क्या है जी, सिंपल सा बताए थे कि एक लाइट रे पैरेलल पैरेलल भेज दो, देख लो किधर होगा फोकस, देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर एक राइट जाए तो इसका सेंटर तो इधर ही होगा, तो ये रहा इसका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ये रहा, तो अगर इस एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है तो इसी एंगल पे चला जाएगा। तो क्या ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा? तो क्या ये बोल सकते हैं कि अपीयर टू मीट हो रहा है? तो फोकस किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? राइट साइड। ठीक है, तो याद कुछ नहीं करना, सारा बोला गया है कि एनी पैरेलल रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब वहां आफ्टर रिफ्लेक्शन में अब थोड़ा वहां पर मॉडिफाई करना है कि वहां एक्चुअल में कट कर रहा है कि अपीयर टू बी कट हो सकता है, अपीयर टू बी कट हो सकता है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, cuts or appears to cuts the principal axis, the point is known as focus। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, फोकस बोल दिए। ठीक है, इसको उतार लो। तो हमेशा याद रखना है कि इसका मतलब जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उधर ही फोकस होता है कर्व मिरर के लिए, ये याद रखना। इसका डायग्राम बना लो तुरंत। ठीक है,
और डायग्राम बनाने के बाद इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ। कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा। चलो इसका बना के दिखाओ। चलो बना लिए सब कोई। किधर बना जी इमेज बताओ। फोकस से पहले देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट से हम लाइट रे लेते हैं एक, तो हमको पता है कि ये रहा नॉर्मल, ये एंगल थीटा है, तो सेम एंगल थीटा से चला गया, ठीक है। और इसको अभी एक्सटेंड नहीं करते हैं, और एक लाइट रे इधर गया, वापस रिट्रेस कर जाएगा। अब तुम खुद बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे और ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट करने वाला है? बताओ अच्छे से। नहीं करेगा, तो हमको लगेगा कि ये अपीयर टू कट हो रहा है। ये रहा इमेज, तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल, ठीक है। चलो अब समझना ध्यान से कि हम लोग 10th में क्या करते थे। अब वहां पर आते हैं पॉइंट पर, कि जब हम लोग को बोला जाता था कि ये तुम्हारा सेंटर है, ये फोकस है, और ये रहा ऑब्जेक्ट, यही करते थे। तो इसका रे डायग्राम तुरंत बनाना आता था। कैसे बना देता था तुरंत? याद है ना? ये सब तो अब नहीं भूले होगा ना जी, कि भूल गए सब? एक रे यहां से पैरेलल लेते थे, कहां से पार होता था? ये वाला पैरेलल वाला फोकस। एक रे हो गया, एक रे और चाहिए, तो देखो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर ये वाला रे पोल से जाएगा तो सेम एंगल से पोल से यहां आएगा, देखो तो यहां कट किया। एक और है कि अगर इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार किया जाए तो ऐसे ही चला जाएगा। एक रे और है, ध्यान से देखो, अगर इसको फोकस से पार करवाएं तो पैरेलल होके यहां आएगा। क्या सारा एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो अगर एक्चुअल एक्यूरेट बनाओगे सारा एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। तो इमेज कहां बनेगा? इस पॉइंट पर बनेगा कि इसको पूरा इमेज बोलते थे? किसको बोलते थे? इस पॉइंट को इमेज बोलते थे कि पूरा पूरे को? अब मेरे को ये तुम बताओ, लाइट रे निकाले तुम पूरा, अब देखो 10th में क्या हम लोग से झूठ बोला गया था उस समय। तुम लाइट रे कहां से निकाले ये बताओ सबसे पहले? सिर्फ इस टिप से निकाले? तो जब तुम लाइट रे सिर्फ इस टिप से निकाले तो तुम पूरे को ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकते हो? तुम तो सिर्फ उस टिप का ऑब्जेक्ट बोलना होगा ना। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट होता तो लाइट रे सबसे निकलता कि खाली टिप से निकलता? ये बताओ, किससे निकलता लाइट रे? पूरे बॉडी से निकलता कि नहीं निकलता? ये बताओ। निकलता है, तो वहां झूठ बोला गया था। हम लोग को लाइट रे यहां से निकाले। तो अब यहां पर देखो, इसको कैसे करेक्ट करेंगे कि अगर इस टिप से लाइट रे निकला और ये यहां मिला, तो इस टिप का जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस सिर्फ टिप को लेते हैं तो इस टिप का इमेज बना। अभी हम लोग पढ़े कि अगर हम इससे लाइट रे निकालते, ध्यान से समझना, इससे, तो क्या इसका इमेज यहां बना था? याद है? अगर इसका ऑब्जेक्ट यहां लिए थे तो इसका इमेज यहां बना था। तो बोल सकते हैं कि यहां सारा पॉइंट का अगर हम ले लाइट रे निकाले तो सबका इमेज यही बनेगा ऐसे।
तो हम सारे से तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या किए, हम 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इसको बोलते हैं O1 और इसको बोलते हैं O2। तो ये बन जाएगा इमेज 1 और ये बन जाएगा इमेज 2। और सिमेट्री से बोलेंगे कि यहाँ जितना पॉइंट से O1 और O2 के बीच में, क्या ये सारा पॉइंट्स का इमेज I1 और I2 के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा, देखो तो बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, तो इसलिए वहां सिर्फ टिप से निकालते थे और ऐसे बना देते थे और वहां कोई जस्टिफाई नहीं करते थे, पर यहाँ जस्टिफाई कर दिए। अब इस कनकेव मिरर के लिए हम क्या यहां देख रहे हैं कि हमको तो पहले ही पता था कि C और F के बीच में रहा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा बियॉन्ड C, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, और रियल बनेगा, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। पर इस डायग्राम से हमको क्या और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट देखा जाए तो इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, इनलार्ज्ड। ठीक है, ठीक है, इनलार्ज्ड बोल सकते हैं या फिर मैग्निफाइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझना हाँ इसका उल्टा, कि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या यही इमेज होता, बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बियॉन्ड C, तो जो इमेज बनेगा वो C और F के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, पहला चीज डिमिनिश्ड, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में फिर ये छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। इसको उतार लो बस। चलो उतार लिए। उतार ली सब, कोई मिटा दें। देखो अब समझना ध्यान से, हाँ, कि ये तो हम लोग सारा चीज पढ़ लिए कि तुम्हारा किससे, डायग्राम के थ्रू, और हर बार तो डायग्राम पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। किसी को पता है मिरर फॉर्मूला क्या यूज करता है, फॉर्मूला याद है किसी को, बताओ। 1/v प्लस 1/u 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना, जहां u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक, ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, बड़ा बना कि छोटा बना, ये होता है -v/u, और यही मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने से पहले याद करो, काइनेमेटिक्स में हम लोग जब फॉर्मूला लगाते थे v = u + at, s = ut + ½ at², तो याद है वह साइन कन्वेंशन सिखाए थे, किधर प्लस लेना है किधर माइनस, याद है। ठीक है, तो यहां भी इस फॉर्मूले को लगाने के लिए तुमको साइन कन्वेंशन सीखना ही होगा, और इस ऑप्टिक्स का सबसे मेन पार्ट यही है, साइन कन्वेंशन। आधे लोग को खाली प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन में ही होगा, इतना याद रखना। अभी तो नहीं, लेकिन जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां हालत खराब हो जाएगा साइन कन्वेंशन में। तो इसको समझने के लिए
याद रखना सबसे पहला पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापेंगे, इमेज डिस्टेंस नापेंगे, फोकल लेंथ नापेंगे, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस कहां से लेते हैं, बताओ कहां से नापा जाता है? बताओ जी। ठीक है, तो हमारा सारा जैसे एक ओरिजिन होता है ना कि वहीं से नापना जाता है, तो अपना जो सारा डिस्टेंस मेजर होगा वो कहां से मेजर होगा, पोल से। सारा डिस्टेंस मतलब अपना जो मतलब स्टार्ट करेंगे नापना, वो पोल से नापना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अच्छा किधर का डिस्टेंस प्लस होता है और किधर का डिस्टेंस माइनस होता है, ये बताओ। ठीक है, अब ये आदत छोड़ दो, लेफ्ट का प्लस राइट का माइनस, ऐसा ये आदत एकदम छोड़ दो। ये कहीं कोई साइन कन्वेंशन में नहीं लिखा हुआ। साइन कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ है कि किधर प्लस लेना है किधर माइनस। तो सबसे पहले मिरर को देखो, मिरर को देख लिए, उसके बाद ये देखो कि लाइट रे का डायरेक्शन किधर है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका लाइट रे का डायरेक्शन इधर ही होगा, मिरर की तरफ। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जाएगा जिधर, उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। ये हमेशा याद रखना कि जिधर इंसिडेंट रे जाएगा उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डायरेक्ट डिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा किसको देखना है, इंसिडेंट रे को देखना है कि ऑब्जेक्ट किधर है और इंसिडेंट रे मिरर की तरफ किधर जा रहा है, उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है, और उसका अपोजिट तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, एक और होता है थर्ड, यह जगह नहीं है। ठीक है, जो ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेते हैं नेगेटिव। ये याद रखना, थर्ड में लिख लो अपने से, इसको उतारो पहले अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जी साइन कन्वेंशन, याद रखना। चल उतार ले सब कोई, मिटा दे। चल अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं और उसी क्वेश्चन से सारा हम कंसेप्ट बता देंगे पूरा टोटल, आगे जाके वही यूज करना पूरा करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा। किसका फोकस दिया हुआ है 15, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से दिया हुआ है 20, सब सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सब पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कैसा होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, सब कुछ पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको u निकालना है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मेरे को ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर उस साइड है, तो ऑब्जेक्ट का लाइट मिरर के तरफ किस डायरेक्शन पर जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किधर जाएगा, राइट साइड। तो तुम्हारा, हाँ तो तुम्हारा राइट साइड हो गया पॉजिटिव, या बस लिख लेना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब सारा मेजरमेंट हम पोल से करेंगे। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अगर हम यहां से मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तो बताओ हमको लेफ्ट साइड जाना होगा कि राइट साइड जाना होगा, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ।
किधर जाना होगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब -20 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड मेरा पॉजिटिव था। फोकस मेजर करना, फोकल लेंथ। तो बता इसका फोकस किधर रहता है, लेफ्ट साइड रहता है या राइट साइड रहता है, किधर रहता है, लेफ्ट साइड, -15 सेंटीमीटर। और लगा दो इक्वेशन ये वाला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v चाहिए, प्लस -1/20 इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 60। प्लस आएगा कि माइनस, क्या आएगा, अच्छा इसका एलसीएम 60 होगा। हाँ तो v आ जाएगा -60, देखो ठीक है। तो v -60 आया, समझना ध्यान से। ये माइनस तुमको ये बता देगा कि इस पोल से तुमको किधर जाना है, राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, किधर जाना है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर तुम्हारा इमेज बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा, ये तय बात है। अब इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, वो हम आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाओ मैग्निफिकेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मैग्निफिकेशन लिखे, सबको साइन कन्वेंशन के साथ, माइनस v कितना है -60 डिवाइडेड बाय u कितना है -20, ये कैंसल हो गया, तो ये आ गया -3। अब समझना यहां से, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी आ सकता है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है। नेगेटिव अगर आए तो समझ जाना कि ये रियल बन रहा है, और जहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो समझ जाना वर्चुअल बन रहा है। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ नेगेटिव आया, इसका मतलब जो मेरा इमेज बन रहा होगा वो रियल बन रहा होगा कि वर्चुअल बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा। एक चीज क्लियर हो गया माइनस देखकर। दूसरा चीज, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, इसका मतलब इनलार्ज्ड, अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड, अगर m के बराबर हो गया तो सेम साइज। तो वहां उसको देखकर क्या लग रहा है कि m का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो इसका मतलब कि वो इनलार्ज्ड बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अब किधर बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, इसको बताने के लिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है, -3। हमको हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, ऊपर है, +2। तो हाइट ऑफ द इमेज आ गया -6। -6 का मतलब क्या, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, 6 सेंटीमीटर। यानी अब हम पूरा आसानी से लिख सकते हैं, रियल है, माइनस देखकर, ये माइनस देखकर रियल हो गया, इसका मैग्नीट्यूड देख के इनलार्ज्ड हो गया, रियल इनलार्ज्ड, ठीक है। और किधर बनेगा, तो देखो अगर ये ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। तो इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। और अगर सेम साइड में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड में तो इन्वर्टेड बोलते हैं, और सेम साइड में इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन्वर्टेड है, ठीक है। तो बस हम एक पूरा अच्छे से बता दिए पूरा कंसेप्ट, कि आगे जाके हमको कहीं कोई चीज रटने का जरूरत ना पड़े, हमको सब चीज यहीं से देख के हम सब कुछ बता सकते हैं, उसका नेचर कहाँ होगा, पोजीशन कहाँ होगा, सब कुछ A to Z। इसको उतार लो बढ़िया से।
हो गया? चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग बनाओ। क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of a concave mirror? Where should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter, so that image is 3 times that of the object, so that image is 3 times that of the object. एक बार हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। Where should an object be placed so that where should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, so that image is 3 times that of the object? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अभी हम कुछ एडवांस लेवल में नहीं गए, ना मेंस लेवल में गए, हम अभी सिर्फ और सिर्फ समझो कि बोर्ड लेवल में ही है, और धीरे धीरे इसको समझाने के बाद हम मेंस लेवल स्टार्ट करेंगे। पहला आंसर है 40/3। ठीक है, 2-3 मिनट लो समय, बनाओ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। चलो 20/3 आ रहा है। बाकी लोग देखो, माइनस प्लस हमको कोई लेना देना नहीं है। माइनस प्लस तुमसे मतलब होना चाहिए कि माइनस का मतलब क्या और प्लस का मतलब क्या है। हमको सिर्फ डिस्टेंस बताओ। माइनस प्लस तुम्हारा कन्वेंशन है, वो साइन कन्वेंशन है। आंसर कभी माइनस प्लस में मत देना, ये पहला चीज याद रखना। आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही देना है, ठीक है। देखो इधर देखो, सबसे पहले एक पॉइंट वहां लिखा हुआ है कि इमेज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या समझते हो, क्या चीज?
क्या है मैग्निफिकेशन? क्या मैग्निफिकेशन 3 होगा, हाँ या ना? अब यहीं पर तुम लोग गड़बड़ा गए। क्या मैग्निफिकेशन -3 नहीं हो सकता? इस +3 और -3 में क्या फर्क है? इसमें वर्चुअल बनेगा, इसमें रियल बनेगा, लेकिन दोनों केस में क्या 3 गुना बनेगा या नहीं बनेगा? 3 टाइम्स बनेगा। अब समझना ध्यान से, मैग्निफिकेशन होता है -v/u इज इक्वल टू 3, तो v इज इक्वल टू -3u, और इक्वेशन लगा दो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v के जगह लिख सकते हैं -3u, u इज इक्वल टू 1/f। अब अगर हम लोग कनकेव मिरर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो लाइट इधर जाएगा, तो इसका जो फोकस होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा? -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे? -2/3u इज इक्वल टू -1/10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो u का वैल्यू आ गया यहां से 20/3, या -2/3u क्या आएगा, या कुछ गलती कर रहा है? ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये वाला माइनस आएगा। अगर 3u एलसीएम लिया जाए ये प्लस आएगा जी, देखो ये माइनस है ना, ये प्लस आएगा, तो u का, ठीक है, तो u का वैल्यू -20/3, और ये माइनस आना ही होगा। ये माइनस ये बता देगा कि ऑब्जेक्ट को तुमको राइट साइड रखना है कि लेफ्ट साइड रखना है? किधर रखना है? -20/3 पर, लेफ्ट साइड, तभी तो होगा। तो ये 20/3 आंसर सही है ये वाला, लेकिन फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर दो अवेलेबल ऑप्शन। एक तो ये जो निकलेगा u इक्वल टू 20/3, ये 3 गुना बनेगा, लेकिन ये वर्चुअल बनेगा जो इमेज बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा 4/3u इज इक्वल टू -1/10, तो यहां से u का वैल्यू आएगा -40/3। यानी कि आंसर दो देना होगा, कि यहाँ दो केसेस होगा, दो ऑप्शन होगा। 20/3 पर रखेंगे तो भी तुम्हारा 3 टाइम्स होगा, 40/3 रखेंगे तो भी तुम्हारा 3 टाइम्स होगा। और इसको कैसे समझा सकते हैं, समझना ध्यान से। अच्छा, ये जो 40/3 है, तुम खुद बताओ कि अगर उसका फोकस 10 है तो ये 40/3 ये जो पोजीशन आएगा कहां आएगा? तो बोल सकते हैं F और C के बीच में आ रहा है 40/3, और हमको पता है कि F और C के बीच में रहता है तो बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? बड़ा बनता है, ठीक है, और बड़ा बनेगा तो रियल बनता था कि इन्वर्टेड बनता था? सॉरी, रियल और इन्वर्टेड बनता था, ठीक है। अब आते हैं इस केस में 20/3 जो है, 20/3 ये तुम्हारा जो होगा पोजीशन कहां पर होगा ये बताओ? 20/3 फोकस और पोल के बीच में होगा। तो जब फोकस और पोल के बीच में होता था तो मेरा रियल बनता था कि वर्चुअल बनता था? याद करो, वर्चुअल बनता था। और अगर इसको डायग्राम से भी समझना है तो एक डायग्राम बना के देख लेना कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है। एक लाइट ऐसे लेना, इसको फोकस से पार, छोटा नहीं बड़ा बनेगा, ठीक है, ये फोकस से पार करेगा। दूसरा चीज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो ये दोनों जाके यहां मीट करेगा, अपीयर टू मीट होगा। तो देखो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? देखो तो बड़ा बन रहा है। और रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। इसका मतलब अब पूरा चीज को अगर एक साथ लाया जाए, पूरे चीज को, खाली कनकेव मिरर को, तो अगर हमको इमेज बड़ा बनाना है
तो तुम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हो? अगर इमेज हमको खाली बड़ा बनाना है, कहां कहां, कहां से कहां तक? सोच समझ के बताना। पूरा पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तुम देखो, पोल और फोकस के बीच में रखोगे बड़ा बनेगा, लेकिन वर्चुअल बनेगा। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो भी बड़ा बनेगा, पर वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा? रियल बनेगा। तो अगर तुमको खाली बोला है कि बड़ा बनाना है, तो तुम्हारा पोजीशन कहां से कहां तक होना चाहिए? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से तक, यहां तक रखोगे हमेशा बड़ा बनेगा। और अगर छोटा बनाना है तो कहां से कहां तक? बताओ। सी और इंफिनिटी के बीच में तुम कहीं रख दो, इमेज हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर तुमको इमेज खाली रियल बनाना है, सिर्फ रियल बनाना है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक होना चाहिए? सिर्फ रियल बनाना है अगर तुम, बताओ सोच के। ठीक है, देखो, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो रियल तो बनता ही है, और फोकस के उधर चल जाएंगे तो वर्चुअल उधर छोड़ दो। और अगर सी से इंफिनिटी तक रखते हैं तो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है? क्या बनता है? रियल। इसका मतलब मेरा जो पूरा जगह होगा रियल बनाने के लिए, तो बोल सकते हैं फोकस से लेकर इंफिनिटी तक तुम कहीं भी रख दो, हमेशा रियल बनेगा। ठीक है। तो इसी टाइप से ना सबको अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, रटो उटो मत कुछ, खाली फिट करते जाओ, धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते जाओ और फिट करते जाओ। और सब चीज का मतलब रखो कि क्या चीज से क्या हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या से हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है। और आंसर कभी माइनस में मत देना। ये जो माइनस प्लस है वो हमारे लिए है कि हमको समझ में आएगा कि माइनस का डायरेक्शन किधर लेना है, प्लस का डायरेक्शन किधर लेना है। आंसर हमेशा पॉजिटिव देना, हमेशा। ठीक है। सबको अरे 40/3 कितना होगा? 10 से बड़ा होगा हल्का सा। तो फोकस जब 10 है तुम्हारा और सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा 20 है, तो 40/3 कहां होगा? बताओ बस। ठीक है। और 20/3 कहां होगा? बताओ। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में होगा। ठीक है, इतना समझ। हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हाँ, देखो, नहीं, दोनों माइनस आना ही है। क्यों? तुम ऑब्जेक्ट बताओ, मिरर के इधर रखोगे कि मिरर के उधर रखोगे? ये बताओ, किधर रखोगे? मिरर के इसी साइड रखोगे ना। तो अगर मिरर के इसी साइड रखेंगे तो लाइट इधर जाएगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस आएगा कि माइनस आएगा? इसलिए देखो हाँ बोलो। क्यों निकालोगे कभी भी वो माइनस में आएगा, लेकिन ये यहां के लिए सही है। आगे जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ोगे ना, ये सारा आइडिया ही चेंज हो जाएगा। तो कोई वहां जरूरी नहीं रहेगा कि यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में यू पॉजिटिव भी आएगा, देखना, बहुत सारा केस में, बहुत सारे केस में। ठीक है। इसलिए वहां ये मान के मत चलना कि यू हमेशा नेगेटिव रहता है। वो हम केस बता रहे हैं कि यहाँ सिंपल के लिए यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मिरर के इस साइड है, बस। सारा चीज, जो चीज हम कनकेव के लिए बताए, सारा चीज कन्वेक्स के लिए वैलिड है। ये पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, टोटल चीज। तुम इस सारे को अब तुम कन्वेक्स वगैरह में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो आज हम पूरा ना कर्व, हाँ, पूरा कर्व मिरर का बेसिक बता दिए, सब कुछ बता दिए, क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि अपना लेवल, देखो बोर्ड के लिए इतना काफी है, इतना चीज समझ गए तो अब थोड़ा हम लोग आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे कि अगर इधर तुम्हारा कर्व मिरर है और इधर प्लेन मिरर रख दिया जाए और बीच में ऑब्जेक्ट है, तो फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? ये बताओ। होगा। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तब तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, तीसरा इमेज कहां बनेगा, चौथा इमेज कहां बनेगा, चौथा इमेज कितना बड़ा होगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, वो सब पता करेंगे। फिर और भी बहुत सारा करेंगे कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर भागना स्टार्ट कर दे वी वेलोसिटी से, तो इमेज कितना वेलोसिटी से भागेगा, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये सब पढ़ेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसा एक रॉड रखा हुआ है,
तो उसका भी इमेज एक रॉड बनेगा या नहीं बनेगा? क्या? तो उस रॉड का इमेज का लेंथ, इसका लेंथ अगर l है तो उसका लेंथ कितना होगा? ठीक है, उसके बाद अगर यहां एक बॉक्स रख दे तो इस बॉक्स का भी इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो उस बॉक्स का इमेज भी, इस अगर बोला जाए इस रेक्टेंगल है यहां पर, तो इस रेक्टेंगल का इमेज रेक्टेंगल ही बनेगा कि कुछ और शेप बनेगा? ठीक है, इसको सोच के आना घर से, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूछेंगे। ठीक है, तो आज हाँ वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से, हाँ बोलो। कौन सा अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या था? तो वो तो बताए थे, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री चल जाएंगे तो मेरा एंगल ऑफ डिप कितना बन जाता है जी, बताना जरा। हाँ। हाँ, क्योंकि उसका जो तुम्हारा वर्ट देखो, जैसे कि जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन में रहते हैं तो दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो जब इससे 90 डिग्री चले जाएंगे तो बीएच का 90 डिग्री में कंपोनेंट तो खत्म ही हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे को कौन सा बचेगा? वर्टिकल ही बचेगा ना सिर्फ। मैग्नेटिक मेरिडियन में तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रहेगा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाले में हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, सिर्फ वर्टिकल रहेगा। ठीक है, चलो।